बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। तेरे सदक़े में आका सार जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने कहा, सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ वर फज़ले रहमान हुआ, मुट्ठी से कंकर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आपको जो हमारे देश में जो पूरे जगह पर मुजाहरा हो रहा है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर गोइंग ऑन, तो उसके बारे में आप लोग को बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू व्हाट आर दी मेजर कॉजेस ऑफ द बिल्स एंड व्हाट दे स्टैंड फॉर। तब जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट ने बिल लाया है वो 3 तरह के बिल है। पहला तो बिल ये है कि द फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स, द सेकंड वन इज़ द फार्मर्स प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट एंड द थर्ड वन इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़। तो ये तीनों जो बिल है वो किसान लोग, गवर्नमेंट का कहना ये है, गवर्नमेंट का मानना ये है कि दिस विल हैव a positive impact on the background of the farmers. And then a question arises to my mind is that if the proposed bills are expected or anticipated to bring joy, to bring jubilation on the faces of farmers, then why are the farmers protesting and demonstrating in every nook and corner of the country? And जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, बहुत सारे नामवर शख्सियत इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन हो रहे हैं और ज्वाइन होना भी चाहिए, क्योंकि फार्मर क्या है, हमारे देश का, हमारा जो हिंदुस्तान है उसकी बैकबोन है, हमारी कंट्री की बैकबोन जो है फार्मर्स ही है, तो उनको सपोर्ट हम ज़रूर करना चाहिए। तो बिल मैं जैसे कह रहा था, ये जो बिल है वो फार्मर गवर्नमेंट का नतीजा है कि जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, मतलब दाल, चावल और जितने भी तेल वगैरह, वो सब उगाए नहीं जा सकते। गवर्नमेंट का ये सबको एक्सेप्शन दे के गवर्नमेंट उनको जो पॉलिसी देंगी वो उगाना है, जो कि वो कमर्शियल हो जाएगा। वो गवर्नमेंट अपनी ही ज़मीन पर खेती करके उनका गुलाम कहलाएगा। तो आप ही कहिए, क्या ये सही है? किस एंगल से कह रहे कि ये सही है?
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बिल बहुत सही है, जैसे कंगना रनावत, आप सुने ही हो उनके नाम के बारे में। कंगना रनावत एक ऐसी एक्टर है जो बार बार एक्सेंचुएट कर रही है, एम्फसाइज कर रही है कि ये बिल किसानों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, लेकिन ये बहुत सरासर गलत है। तो ऐसी अफवाहों को ध्यान न दें और किसानों का साथ दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस का मुजाहरा हो रहा है। तो और बहुत सारी कोशिशें भी की जा रही है कि ये जो पूरे हिंदुस्तान से दीगर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों से लोग एक जगह जमा होकर किसानों के साथ सोलिडारिटी ज़ाहिर कर रही हैं। तो बहुत सी ऐसी गंदी ताकतें भी हैं जो इन तमाम आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। तो इनके ख़िलाफ़ मैं एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मकारों से बूंदी पतियों के दलाल से चोरों के सरदारों से झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मकारों से बूंदी पतियों के दलाल से चोरों के सरदारों से संसद के गूंगे खम्भों से और बहरी दीवारों से संसद के गूंगे खम्भों से और बहरी दीवारों से जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से अरे जाओ ये तुम संदेशा कह दो अंबानी के यारों से अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से कि अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से हम किसान अब नहीं रुकेंगे हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़हा या ऐन साद। ज़िक्रु रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वास्तअल الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा इस प्रोग्राम का मकसद है, जो मोदी हुकूमत ने कुछ दिन पहले एक कानून को तनफीज़ की है, उसके बारे में आपको आगाह करना, जिसके लिए किसान, पूरे मुल्क के सारे किसान परेशान है, मुश्किल में है। उनके हल तलाश करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसमें बाकी ग्रेट पॉलिटिशियंस, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसके बारे में आपको बताना। तो हमारे आसाम के एक ग्रेट पॉलिटिशियन अखिल गोगोई इसके बारे में क्या बताते हैं, उनका रोल अदा करना हमारा अहम मकसद है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा ना बताते हुए अपनी ज़िम्मेदारी की तरफ लौटता हूँ। सबसे पहले मैं आप तमामी हजरत का इस पुरनूर मजलिस में, इजलास में तमामी का पुरतकबाल इस्तकबालिया पेश करता हूँ, और ख़ास करके हमारे अखिल गोगोई का रोल अदा करने वाले बाइज़िद आली और किसानों के हमदर्द बनते हुए साद लब्बा ने एक गज़ल पढ़ी है, उनको भी इस मजलिस की तरफ इस्तकबालिया पेश करता हूँ। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी को इस प्रोग्राम में बधाई देता हूँ, ख़ासकर जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो मसला चल रहा है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग ऐसे एक माहौल में जी रहे हैं। हमने सिर्फ आसाम में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के किसान के लिए जब जब नारा लगाया, जब जब लोगों को बुलाया, तब तब मैं जेल गया। और हम कितना मर्तबा जेल जा चुके हैं उसके बारे में हमें भी नहीं पता, हम गिन नहीं सकते। JNT ग्रुप और इसी तरह हिंदुस्तान के तरफ से ना जाने कितने कितने ग्रुप को बनाया गया, लेकिन वो सब ग्रुप में दो तरफा, कुछ लोग बोलते हैं ये करना है, कुछ लोग बोलते हैं ये नहीं करना है। इसी तरह अभी भी फार्मर्स के बारे में जो बिल पास हुआ, वो वाकई बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह का बिल भी हिंदुस्तान में पास होगा, ये कभी सोचा नहीं गया था। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत सारे चीज़ बताएंगे, अभी आज नहीं तो कल। आज मैं मेरे तरफ से जितना हो सके मैं बताओ। दोस्तों, चाहे कानून कोई भी बनाए, अगर वो सही है तो साथ दीजिए, सही नहीं है तो उसका खूब विरोध भी कीजिए। क्योंकि अगर हम आज साथ दे दिए किसी एक के खातिर, किसी के मान्यता के खातिर, तो कल कभी हमें पछताना पड़ेगा। हमने जब जब आंदोलन किया तब तक हमें जेल में डाला गया और हम सहते रहे हर सारी चीज़। लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरी आंदोलन के साथ, हम जिस भी मुद्दा लेकर आते हैं तो आप हमारे साथ दीजिए। और हमें चाहते हैं कि जो फार्मर्स का जो मसला है वो जल्दी हल हो जाए, सरकार उसकी एक अच्छी एक खबर दे के वो फार्मर के साथ है और उनके लिए भलाई करेंगे। अभी जो बिल पास हुआ उसको रद्द करेंगे। तो इतना कहकर मैं अपना बयान यहीं पर ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ इसलिए कि तो सबसे पहले अपने मेहमान खुशी का शुक्रिया अदा कर सकूँ और आप लोग का भी शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो आइए सबसे पहले मैं अपने बाजिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ
शब्द किया और साथ ही साथ बहुत ही अनमोल मुद्दे से हमें नवाजा। और हमारे फरीद भाई हैं जिन्होंने अपने को निकाल कर हमारे साथ सफ़र किया, उनका भी दिल से शुक्रिया पेश करता हूँ। और हमारे साथ भाई ने जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ में हम सबका दिल मुनव्वर किया, उनका भी दिल से शुक्रिया पेश करता हूँ। और एक ही लफ्ज़ में, एक ही जुमले में सब लोग का मैं शुक्रिया पेश करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, मुकर्रम खुसूसी इंसान और मेरे प्यारे सामाईन इकराम, जिस तरह आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आज हम इस मजमा में किस वजह से हाजिर हुए हैं, तो मैं अपनी बातों को ज्यादा तूल ना देते हुए अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हम सभी को इस मजमा में जमा होने की तौफीक अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सानियन मैं हमारे मुकर्रर खुसूसी मोहम्मद रूहुल अमीन साहब और मोहम्मद खालिद खान साहब का इस मजमा में इस्तेकबालिया पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त को हमारे साथ सर्व करना चाहा। साथ ही साथ स्टेज पर जलवा अफरोज तमाम असातिज़ा इकराम और मेरे सामने तमाम सामाईने किरामा को मैं इस मजमा में इस्तेकबालिया पेश करता हूँ, और साथ ही साथ तमाम उन हजरात का जो इस मजमा में किसी न किसी वजह से हाजिर ना हो पाए, उन सब का इस मजमा में मैं इस्तेकबाल पेश करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस प्रोग्राम को, इस मजमा को कामयाबी व कामरानी के साथ मुकम्मल अता फरमाए। बस फकत इतना ही, मैं यहीं पर अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम असातिज़ाए किराम और दीगर सामाईन इज़ाम, सबसे पहले मैं आप सभी हजरात को इस पुरनूर महफिल में इस्तकबालिया पेश करता हूँ और तमामी हजरात को मेरे दिल की गहराई से शुक्रिया पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह के एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रोग्राम का इनेकाद किया है। मैं मज़ीद नहीं कहना चाहूँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करना, लेकिन उससे पहले मैं NEP 2020 के बारे में चंद अहम बात करूँगा कि इस तरह का एक एजुकेशन पॉलिसी 34 साल के बाद लाया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ये जो NEP 2020 है ये अभी जस्ट ए पॉलिसी नॉट ए लॉ, अभी तक एक कानून नहीं बना है। इसके बारे में मज़ीद रिसर्च होंगे, उसके बाद इसको देखा जाएगा कि इस तरह के कानून रख सकते हैं या नहीं। और इसका जो अहम खूबियाँ है वो ये है कि पहले जो एजुकेशन का सिस्टम था 10+2, लेकिन NEP 2020 में 5+3+3+4 इस तरह का सिस्टम लाया जाएगा, यानी बेसिक एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी में भी कुछ गौर करने वाली बातें हैं। जिस तरह के इस पॉलिसी में जिक्र किया गया है कि एक सिंगल बोर्ड होगा, लेकिन एक बोर्ड होने में अलग अलग यानी प्रॉब्लम्स का सामना हो सकता है, क्योंकि इसको मेंटेनेंस करने में और इसको कंट्रोल करने में अलग अलग प्रॉब्लम सामने आएगा। और इसके अलावा जो इसका यानी एक मनफी पहलू है वो ये है कि इसमें उर्दू ज़ुबान और अरबी ज़ुबान के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो मैं इस पॉलिसी के बारे में मज़ीद कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे बाद आने वाले हजरत लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरी ज़िम्मेदारी है इस प्रोग्राम को इफ्तिताह करना। तो मैं इस प्रोग्राम को कुरान की मुबारक आयत से इफ्तिताह करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। और मैं खुदा ताला से दुआ करूँगा कि इस प्रोग्राम को कामयाब अता फरमाए और इस प्रोग्राम को कबूल अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो है NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हमारा जो पहले एजुकेशन सिस्टम कैसा था, 10+2 यानी 10वीं, फिर उसके बाद 2 साल 12वीं करने के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब कैसा है 5+3+3+4 यानी हमारे बच्चे पहले क्या करते थे, 6 साल के उम्र से पढ़ाई शुरू करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे बच्चे 3 साल से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। पहले जो 3 से लेकर 6 साल होगा वो प्री स्कूलिंग होगा, फिर उसके बाद 3 साल क्या होगा बच्चों का, हमारा प्रीपेडरी स्कूलिंग होगा। तो उसमें बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा किस पर फोकस किया जाएगा, बच्चों का प्लेइंग्स पर, डिस्कवरी पर और क्लास पर जो लर्निंग्स एक्टिविटीज़ है उस सब पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। फिर इसके बाद हमारा सेकंड स्टेज आता है 6 से लेकर 8 तक, उसको मिडिल स्टेज कहेंगे। और उस मिडिल स्टेज में हमारे बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ध्यान दिया जाएगा, जैसे मैथ्स में, आर्ट्स में, सोशल में, प्लेइंग में, ये सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे को ट्रेन किया जाएगा और हमारे बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाएगी। और उसके बाद जो स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, वो क्या है 9 से लेकर 12 तक, इसमें बच्चों का मल्टी स्टडीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। और हमारे बच्चे क्या हैं, बच्चे के सामने बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे। लेकिन इससे पहले क्या होता था, बच्चे क्या है 10 कंप्लीट थे, तो उसके बाद या तो आर्ट्स में गए, या तो कॉमर्स में गए, या तो साइंस में गए, तीन उन लोग को जिसमें भी उसमें फिक्स है। लेकिन अभी वैसा नहीं है, उन लोग के सामने मल्टीपल चॉइसेस हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ सकते हैं जितना चाहे। लेकिन पहले वैसा नहीं था। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये जो प्लानिंग सब है ये हमारे देश के तरक्की के लिए है। हमारे देश की तरक्की के लिए तो सबको तरक्की करना पड़ेगा। तो हमारे इधर का जो फार्मर्स होता था, कारपेंटर्स होता था, यानी जो लो लेवल के कामों को सबको गिना जाता था। लेकिन बाहर देश में वैसा नहीं है, तो सबको भी इज्जत है, वैल्यू है। तो वैल्यू इसलिए है क्योंकि उन लोग को उस जो फील्ड में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कराया जाता था और उसकी वजह से उन लोग को वैल्यू भी दिया जाता था। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं था। वो सब लाने के लिए अभी ये सब नए नए प्लानिंग्स वगैरह हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अभी वोकेशनल ट्रेनिंग
वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे बच्चे के लिए है। जैसे हम देखते हैं हमारे बच्चे बैग लेके स्कूल जाते हैं, तो बैग लेके जाते हैं, बच्चे से ज़्यादा भारी क्या होता है, हमारे बच्चे का बैग होता है, तो उनको पढ़ने में बहुत मुश्किल होता था। लेकिन बच्चे अब बैग छोड़ के स्कूल जाएंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे कुछ दिनों के लिए, फिर पढ़ेंगे, वो अलग बात है। फिर बच्चों को जो प्रोग्रेस रिपोर्टिंग है, अब सिर्फ टीचर नहीं देंगे, पहले जैसे करते थे, अब बच्चे खुद को एवेल्यूशन करने की ताकत मिल रही है। कैसे? बच्चे अपने दोस्तों को देखेंगे, अपने दोस्त कितने आगे बढ़ रहे हैं, ट्रेन करके वो अपने हिसाब से उसको एवेल्यूट करेंगे और अपने आप में तरक्की कराएंगे। फिर उसके बाद हमारे सबसे बड़ी बात है, हमारे तालीम, हमारा देश का GDP 3% इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी 6% इस्तेमाल होगा, जिससे क्या है हमारे काम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और पहले हम क्या करते थे, रट्टा मारते थे, याद करते थे, कुछ दिन बाद भूल जाते थे। लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करेंगे, तो एक्सपीरियंस के जरिए बहुत ज़्यादा महारत हासिल करेंगे। 12वीं में एक बोर्डिंग होता था पहले, और 10वीं में एक बोर्डिंग होता था, तो बच्चों को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन वो स्ट्रेस कम हो रहा है। 10th में बोर्डिंग नहीं है, बोर्डिंग डायरेक्ट 12वीं में आ गया, वो भी बहुत बड़ी फायदे की बात है। फिर उसके बाद 12वीं के बाद बच्चे क्या है, अगर कोई एक डिग्री में एडमिशन ले लिए तो दूसरे में नहीं जा सकते थे, बीच में छोड़े तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिल सकता था। लेकिन अब वो नहीं रहा, बच्चे के सामने बहुत सारे ऑप्शन है। अगर बीटेक में एडमिशन लिए, अगर 1 साल गुजरा या 2 साल गुजरा, उसके बाद क्या है, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको लगता है कि मैं इसमें डल हो रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, तो वहाँ छोड़ सकता है, और वहाँ छोड़ने का उसको सर्टिफिकेट अपने पढ़ाई के हिसाब से मिलेगा, और दूसरे एडमिशन ले सकता है, या तो जॉब ज्वाइन कर सकता है। वो बच्चे के फ़ायदे के लिए है, बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का यूनिवर्सिटी इतना डेवलपमेंट नहीं है, तो बाहर के जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है, उनको देश में आके ब्रांचेस खुलने का मौका मिल रहा है। वो इधर आके ब्रांच खुलेंगे और वहाँ जाके हमारे बच्चे पढ़ेंगे और बहुत सारे तजुर्बात हासिल करेंगे, जो हमारे बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये जो प्लानिंग है, ये कांग्रेस का ही था पहले, लेकिन तब बीजेपी क्या किया था, मना कर रहा था। लेकिन अब बीजेपी खुद ये प्लानिंग लाया है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि इसमें बहुत सारे फवाइद हैं। और इधर जो बच्चों का टीचर्स है, टीचर्स के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया होंगे प्रोफेसर वगैरह के लिए, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा, जो कि नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसके लिए प्रोफेसर को भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन किया जाएगा, जिससे हमारे बच्चे को बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो अभी जो हम NEP बताए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इसका दोनों जानिब भी हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, हम ये खुलासा कर रहे हैं कि NEP क्या है। तो आज हम हमारी बात को वक्त की किल्लत के देखते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात का इस प्रोग्राम में पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ और आप तमामी को बारहा मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा एक महफिल सजाया। तो दोस्तों, हम इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर, जिसपे मुझसे पहले रूहुल भाई ने आपको बताया कि ये क्या चीज़ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, और मैं अब आपको इसके मनफी और मुस्बत पहलुओं के बारे में बताऊंगा। इसमें कौन क्या मनफी पहलू और क्या मुस्बत पहलू है, इसके ऊपर क्या है चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि 34 सालों के बाद, यानी 1986 के बाद पहली बार ऐसा एक एजुकेशन पॉलिसी अभी आ गया है। और दूसरी चीज़ जो समझने का है वो ये है कि ये बस एक पॉलिसी है, जस्ट ए पॉलिसी, नॉट ए लॉ। अभी तक कानून नहीं बना है, तो अभी इस पर बहुत सारे रिसर्चेस होंगे, बहुत सारे डिस्कशन होंगे, बताया जाएगा इसमें ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये अप्लीकेबल है, ये नॉट अप्लीकेबल है, ये इम्पॉसिबल टू अप्लाई, तो ये सब चीज़ें चर्चा होते रहेंगे। तो इसमें ये भी आएगा कि मुस्बत क्या है, मनफी क्या है। तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो उसका जो नया लाए हैं, पहले 10+2 था, अभी 5+3+3+4 हो गया। तो जिससे क्या है, बच्चों को टाइम पे उनका ग्रेडिंग मिलता रहेगा, उनको अपना लेवल पता चलते रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ है जो इसमें बेसिक एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या किया गया है, फोकस किया गया है बेसिक एजुकेशन के ऊपर, जिससे बच्चे क्या है शुरू से ही अच्छा तालीम हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब जो हमारे पास एडिशनल स्किल रहता था, वो जो सीखने के बावजूद भी बेकार हो जाता था, अब वो बेकार नहीं होगा, अब आपको उसके भी क्या है जॉब मिल जाएगा आसानी से।
आप अब पक्का इस सिलेबस में शामिल हो जाएगा जिससे आप आगे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो इंडियन नॉलेज है, इंडियन कल्चर है, इंडियन लैंग्वेजेस है, वो सबको भी प्रिजर्व करने का एक अच्छा कदम उठाया गया है, जिसमें जो अलग अलग स्टेज में जो कल्चर है, लैंग्वेज है, अब वो भी क्या है सिखा पाएंगे दूसरे को, और वो भी क्या है प्रिजर्व होकर रहेगा। हमारा वो जो क्या है इंडिया का डाइवर्सिटी एंड यूनिटी जो चीज़ है वो हमारे साथ अब रहेगा। फिर उसके बाद इसमें जो हम बात करते थे क्या है प्रैक्टिकल, लेकिन वो होता नहीं था, लेकिन अब होगा। प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है, जिसमें बच्चों को क्या है वर्चुअल लैब्स एंड इंटरेक्शन वगैरह के का भी अच्छा क्या है खासा ख्याल रखा जाएगा। और जो क्या है बड़े जो एजुकेशन थे, मतलब मेडिकल हो या वो सब जो दूसरे लैंग्वेज में नहीं थे, अब उसको ई कंटेंट के जरिए पहुंचाया जाएगा। फिर उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी का भी ऑप्शन दिया गया है, जो पहले नहीं था। तो मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हमारे को पहले क्या था, मुझे म्यूजिक सीखना है, डांस सीखना है, उसके साथ बायोलॉजी भी पढ़ना है, उसके बाद कॉमर्स भी पढ़ना है, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं ले सकते थे हम। कोई स्ट्रीम था जो किसी एक स्ट्रीम को चुन सकते थे, लेकिन अब वो सब भी ले पाएंगे। और उसके बाद क्या है अब क्या है तो कॉलेजेस को आपस में डिग्री भी दिया जाएगा, रैंक भी दिया जाएगा, जिससे क्या है आपस में कंपटीशन लेवल होके वो भी क्या है बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होगा आगे चल के। और उसके बाद जो हम हमेशा बोलते थे क्या है नो रोट एजुकेशन, नो पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, अब वो भी इंडिया में नहीं होगा। और अगर इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी हम बच्चों को शुरू से तालीम देंगे तो उसका किस लैंग्वेज में देंगे। अगर उसके नेटिव लैंग्वेज में देते हैं तो उधर ये प्रॉब्लम होगा कि किसी का नॉर्थ से क्या है फादर है और मदर साउथ से है, तो उधर उस वक्त प्रॉब्लम होगा। फिर दूसरा कम्युनिकेशन गैप होगा, क्योंकि सब नेटिव लैंग्वेज ही जानेंगे, तो कोई अगर साउथ से नॉर्थ आता है तो उसका कम्युनिकेशन गैप होगा। वैसे ही आगे चल के जब उसको आगे की पढ़ाई पढ़ाते हैं जो कि इंग्लिश या कोई खास लैंग्वेज में हो जाएगा, तो फिर उसको दिक्कतें आने लगेंगी। फिर उसके बाद वैसे ही जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि हम इसमें बात की है कि क्या है किसी क्या है फंडेबल या तो क्या है चैरिटी, इससे क्या है क्या करेंगे मिलेंगे जो हमारे काम आएगा, तो उधर क्या है प्राइवेट सेक्टर का भी इंटरफेरेंस हो सकता है। फिर उसके बाद क्या है एक ही रेगुलेटरी बोर्ड होगा, जो पहले एनसीईआरटी फिर सीबीएसई अलग अलग थे, वो अब सब मिला के क्या हो जाएंगे एक ही हो जाएंगे। तो फिर उसमें भी क्या है सिंगल रेगुलेटरी बोर्ड होने की वजह से भी क्या है कुछ परेशानियां आ सकती हैं। फिर उसके बाद ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हर एक कॉलेज को अपना स्टेटस अच्छा बनाने के लिए, हाँ अगर वो क्या करते हैं मैनेजमेंट एकदम स्ट्रिक्ट है, वो उनका रैंक वगैरह देखने के लिए, तो वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर ऑथेंटिसिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है। फिर वैसे ही क्या है अब हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे हैं कि हम कोडिंग सिखाएंगे 6th क्लास से ही, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके लिए अच्छा ट्रेंड टीचर भी चाहिए, तो अब वो भी कैसे बनाएंगे 2021 या तो उसके बाद, जो कि अभी इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। फिर वैसे ही हमारे इसमें उर्दू और क्या है अरबिक लैंग्वेज का भी कुछ भी फोकस नहीं दिया गया है इसके अंदर, तो वो भी क्या है एक बहुत ही अहम और प्रॉब्लम होके हम इसमें क्या करेंगे शुमार करेंगे, जिसमें उर्दू और अरबी के बारे में कुछ भी क्या है चर्चा नहीं किया है। तो ये सब क्या है इसके नेगेटिव ये हो गए, तो और भी इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा होते रहेंगे। ये एक जस्ट एक क्या था सजेशंस हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है और ये मुश्किलात आ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह अब तक आप लोग बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहे, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खैर आफ़ियत अता फ़रमाएँ और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम को कबूल अता फ़रमाएँ, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जिस तरह मेरे इस नातवा कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आप तमामी का शुक्रिया अदा करूं, तो बिला ताख़ीर मैं अपनी ज़िम्मेदारी की तरफ रुजू करना चाहता हूं। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें इस सुनहरी मौके से नवाजा और हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। उसके बाद
मैं उन तमाम हजरत का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत ही जिद्दोजहद के साथ इस प्रोग्राम में शिरकत किए। उनका भी मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलजुमला आप तमाम नाज़रीन इकराम का भी मैं अपने दिल के अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़कत इतना ही, तो अब हम इस प्रोग्राम को 3 सलात के साथ ख़त्म करना मुनासिब समझेंगे। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मोहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।